नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीकली वीडियो में। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये कर देता हूँ कि अभी हम आने वाले कुछ दिनों तक वीडियो के अंदर हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट स्टडी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है यूट्यूब के अंदर काफ़ी चैनल्स के जिसके अंदर भी स्टॉक्स के रिगार्डिंग बात हुई है। हालांकि वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी चैनल भी जो कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको समझाने के लिए यूज़ करते हैं स्टॉक का नेम एज एग्जांपल, जैसे हम लोग करते हैं ना। हम तो यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पे एड्स भी नहीं चलाते, तो बट स्टिल, क्योंकि आई थिंक अभी नया हमें एक इशू देखने मिल रहा है यूट्यूब के बाकी क्रिएटर्स के साथ कि जो भी स्टॉक्स, जिन वीडियो में भी स्टॉक्स के बारे में नाम लिया है तो वो डिलीट हो रहे हैं। तो हम फिलहाल के लिए प्रिकॉशन के लिए हमारे एनालिसिस के अंदर अगर आप डेली देखते हो वीडियो तो 80% हम इंडेक्स के ऊपर ही एनालिसिस रखते हैं और फॉरेन मार्केट के इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस रखते हैं एंड 20% स्टॉक्स के ऊपर चार्ट स्टडी करते हैं, जिससे कि जो हम पैटर्न आपको सिखाते हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे मेंटरशिप लेके गए हैं, तो जब उनके लिए हमारा वीडियो वापस देखते हैं तो वो लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाता है कि ठीक है, ये हमने अपने मेंटरशिप में सीखा था और वो हम प्रैक्टिकल अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस वजह से हम स्टॉक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि यूट्यूब के बाकी क्रिएटर्स के जो वीडियो हुए हैं उसमें क्या होता है। हालांकि हमारे पर्टिकुलरली हमारे कोई वीडियो के ऊपर ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हम स्टॉक्स के ऊपर कभी भी डायरेक्टली कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ एज अ एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट स्टडी भी हम अभी कम रखेंगे, ठीक है। बट इससे मैं ये अश्योर करता हूँ आपको कि आपकी जो लर्निंग हो रही है चार्ट पैटर्न्स की, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की, टेक्निकल एनालिसिस की एज अ होल, इसके ऊपर आपको असर नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अब निफ्टी की। एक हफ्ता और निकल गया है और निफ्टी साइडवेज में फंसा हुआ है। लोअर हाई के साथ धीरे धीरे निफ्टी नीचे जा रहा है। एफआई की सेलिंग अभी भी रुकी नहीं है। 20,000 करोड़ के लगभग की सेलिंग हो गई है इन दी स्टार्टिंग वीक। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी आपको बताऊंगा और अगर मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, तो दिखाई देगा कि हम जहाँ पे क्लोज हुए गिफ्ट निफ्टी उसके नीचे भी और ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो डेली चार्ट पे अपना स्टडी किया था इंडेक्स के कि जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन जा रही है इसके ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्लोजिंग भी मिली, लेकिन जिन्होंने भी मेरा डेली वीडियो देखा होगा, मैं कॉशियस कर रहा था आपको इस दिन। नेक्स्ट दिन सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से फॉलो अप सेलिंग हुई। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे साइडवेज का अटेम्प्ट तो है, लेकिन हमारा बायस वीकनेस का रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की उम्मीद थी जो नहीं मिल रही, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की उम्मीद थी जो कि नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से बायस जो है वो माइनर नेगेटिव का हम बना के चलेंगे अगले हफ्ते के लिए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, अब नेक्स्ट आने वाले सेशन में अगले हफ्ते में अगर 23,800 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाएगा। तो 23,800 आपको ध्यान देना है, जो भी रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 23,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 23,800 निकल जाए तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए लीव करना चाहिए मार्केट। सेकेंड चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट के अंदर हमारे एक काफ़ी एक अच्छे व्यूअर हैं, उन्होंने एक पॉइंट लिखा था कि सर अभी हम लोग कॉशस ज़्यादा क्यों हैं और हमें रिवर्सल काउंटर के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इसमें ये इशू होता है कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है और मार्केट के अंदर हमने अपने स्टडी में ये देखा है, जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो इसमें ये दिखाई देता है कि हमें हमेशा बिगर पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। जो वो ट्रेंड बना रहे हैं मार्केट के अंदर, उस ट्रेंड के साथ अलाइन होना चाहिए। तो अभी निफ्टी का अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो नेगेटिव हो गया है और मिड टर्म ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड मिड टर्म दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं। आप अगर जो भी हमारे कोर व्यूअर्स हैं जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हमारा चैनल, तो आपको ध्यान होगा पिछले एक महीने से अब हम ज़्यादा चार्ट स्टडी जो हम देखते हैं या फिर ज़्यादा जो पैटर्न मैं आपको सिखाता हूँ, वो डाउन साइड के पैटर्न में आपको ज़्यादा सिखा रहा हूँ बल्कि अप साइड के। उसका कारण एक ही निकल के आता है कि जब आपकी मार्केट ब्रेथ
कमजोर हो रही हो, मार्केट ब्रेथ यानी जो भी आपके सारे स्टॉक्स हैं, उसमें समझो 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 में, उसमें अगर हम देखते हैं कि 70% तक स्टॉक अगर हमारे 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है या 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम ये समझ के चलते कि मार्केट ठीक है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है, काफी ज्यादा स्टॉक अपने मेजर मूविंग एवरेज के नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट ब्रेथ वीक हो रही है, और वो मार्केट ब्रेथ वीक होने के कारण बाइंग के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं बनता। इन द सेंस, जब बाइंग होती है तो बाइंग के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है वो बोलते हैं कि यार मार्केट ही कमजोर है, हम थोड़ा रुक के बाय करेंगे। जो बायर्स होते हैं वो इम्पेशेंट नहीं है। तो जब इम्पेशेंट बायर दिखेंगे तब हमें थोड़ा ट्रेंड के सारे लॉन्ग साइड देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम कॉशियस ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखो 2020 20 था, अगर 2020 का क्रैश देखें तो एक मैं क्विक 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको 2020 का एक बार के लिए ये कैंडल बताऊं, देखो ये जो 2020 का फॉल था, ये तो बिना बोले आया, किसी को आइडिया नहीं था कि पैंडेमिक ऐसा एक रूप लेगा। लेकिन मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं 2008 के टाइम पे, ठीक है। सो दिक्कत क्या है, अभी 2008 का जो क्रैश आया, ठीक है, क्रैश स्टार्ट कैसे होता है, हमेशा लोअर लो लोअर हाई से। और जब एक कैपिचुलेशन पॉइंट आता है, जब मार्केट को फाइनली पता लगता है कि इकोनॉमी काफी अब खराब हो जाएगी, तो वन वे डाउनवर्ड मूव देखने मिलता है। अमेरिका की काफी हालत इस टाइम खराब हुई थी, और हमारे मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट कर गए थे। लेकिन अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको तो अच्छे काउंटर के अंदर जाना ही है। लेकिन एज अ हम लोग जो सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को, हम दोनों डायरेक्शन भी सिखाते हैं, लॉन्ग ओनली भी सिखाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, तो चांसेस है आगे आने वाला ट्रेंड निफ्टी का खराब हो सकता है, तो हमें कॉशन रखनी चाहिए। अब 2008 की तरह ही अगर मैं ये वाला फेस दिखाऊं आपको, 11 वाला, ये जो फेस था ये भी खराब था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 15 वाला ये फेस खराब था, जहां पे फिर ट्रम्प इलेक्ट होके आए थे, उसके बाद मार्केट सही हुआ था, डिमोनेटाइजेशन भी था। तो ये 1-1.5 साल खराब थे, यहाँ पे मार्केट के अंदर करेक्शन काफी देखा गया था। और अभी क्या हो गया ना, पिछले 8 साल से ना कोई ढंग का करेक्शन नहीं आया मार्केट में। ये जो पैंडेमिक है, ये क्रैश, फ्लैश क्रैश हुआ और रिकवरी क्विक हुई। इसका मतलब पिछले 8 साल से कोई भी इन्वेस्टर ट्रेंड नहीं है मार्केट को 2 से 5 साल के लिए परफॉर्म ना करते हुए देखने के लिए, और सब लोग की आदत हो गई है ऑन द लॉन्ग साइड। अब दिक्कत ये नहीं है, हमको ये समझना है, अगर आप सबसे दिग्गज इन्वेस्टर को भी देखोगे, वॉरेन बुफेट को, वो अभी अपनी कैश होल्डिंग, उनका आप बस एक आंकड़ा देखिए जाके, कितना परसेंटेज वो कैश अभी होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के अंदर एप्पल के स्टॉक उन्होंने अपने आधे एप्पल के स्टॉक बेच दिए थे, और वो अभी कैश पे बैठे हैं। अगर हम सब मानते हैं वॉरेन बुफेट को एज अ लेजेंडरी इन्वेस्टर, तो आपको उनको फॉलो भी करना चाहिए, और आपको वो समझना चाहिए कि कैश इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्टर होगा जो कमजोर मार्केट के अंदर भी परफॉर्म करेगा, इसमें कोई ये नहीं है। अगर आप कोई भी बैक टेस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें क्लियर निकल के आता है कि हमने देखा है कि एक आधा सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखा देता है कमजोर या बेयर मार्केट के अंदर भी, लेकिन वो एक ही सेक्टर होगा। तो एज अ इन्वेस्टर बेहतर है कि अगर वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, फंडामेंटली हर एक स्टॉक को समझते हो, हर एक सेक्टर को समझते हो, तो आप डेट और इक्विटी के बीच में आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका होराइजन है 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो कोई डर की बात नहीं होती मार्केट के अंदर। तो आई होप ये मैंने 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं आपके, इससे आपको एक आइडिया लगा हो कि मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर स्पेशली लास्ट 8 साल से कुछ ज़्यादा सीरियस करेक्शन हुआ नहीं है। इसके लिए सारे लोगों को एक बार के लिए लॉन्ग ओनली साइड पूरा वो है, बिलीफ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस वजह से मार्केट ब्रेथ जब खराब होती है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि आज अगर मार्केट ब्रेथ खराब हो गई तो पिछले कितने महीने में रिकवर होगी। क्या ये अब मार्केट ब्रेथ आगे आने वाले 6 महीने में सही होगी, आगे आने वाले 2 साल में सही होगी, या आगे आने वाले 5 साल में सही होगी।
तो अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो इसीलिए थोड़ा बहुत टेक्निकली हमें प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आ, यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। बैंक निफ्टी साइडवेज है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर सेलिंग अच्छी खासी हो गई है और बैंक निफ्टी ना पिछले 3 अटेम्प्ट लगाए बैंक निफ्टी ने पार करने के। 52,600 का ये लेवल फेल हो गया। मतलब यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, सेकंड थर्ड एक सेकंड यहाँ पे लगा अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल का, ये फेल हो गया और थर्ड कैंडल रिसेंटली लगा, ये भी फेल हो गया। तो मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी इस बार 51,000 के नीचे या फिर 50,800 के नीचे क्लोजिंग दे दे और नेक्स्ट दिन उसके लो को तोड़ दे तो फिर ये डाउन साइड दे सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि निफ्टी आईटी को देखो तो हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है काफी तेजी से, उसका भी वहां पे थोड़ा फायदा है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर दिक्कत दिख सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो ऊपर के साइड में क्रॉस मार देता हूं फिलहाल और नीचे के साइड लग रहा है 50,800 के बाद क्लोजिंग मिले तो दिक्कत बढ़ेगी। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन है, इसका रीटेस्ट भी हो गया है, डाउनवर्ड मूव रीटेस्ट एंड देन अगेन डाउनवर्ड मूव कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 56,000 टूट गया तो लो को टेस्ट कर सकता है मिड कैप निफ्टी। बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट कुछ अलग ही अपना एक वे दिखा रहा है। अगर हम देखते हैं कि ट्रम्प जो विक्ट्री हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि 15% वो कर देंगे यूएस का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा टैक्स अगर वो कम करेंगे। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि वहाँ के मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर ही लिया है। और लास्ट जो फ्राइडे को एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी 0.25 बेसिस पॉइंट कट हो गया है। तो फ्राइडे के मार्केट उनके थोड़े सही रहे। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो फेड ने उनका एक बार ओल्ड जो अनुमान रखा था उस पर स्टिक टू रहेंगे जब तक डेटा के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पे यूएस मार्केट एक अलग चाल दिखा रहे हैं और निफ्टी के अंदर एक अलग सेलिंग है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो थोड़ा नीचे आया और डॉलर इंडेक्स ने एक बार ऊपर ब्रेकआउट की अटेम्प्ट की। अगर ये दोनों का प्ले देखें तो मुझे लग रहा है अभी भी कि डाउ भले ही अभी एक बार ब्रेकआउट दे रहा है ट्रम्प जीतने की वजह से, यहाँ पे और थोड़ी पॉजिटिव रैली बन सकती है। लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से बॉन्ड यील्ड ऊपर ही रहेगी, 4.25 से 5 के बीच में ट्रेड करेगी और डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी उम्मीद है कि ये 107 के आसपास तक पहुंच जाए। ब्रेंट मेरे हिसाब से नीचे गिरना चाहिए आने वाले हफ्तों में, क्योंकि एज सच कोई फिलहाल सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। ईरान इसराइल साइड कोई नया और न्यूज़ नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के भी आसार लगेंगे। पर अगले हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ब्रेंट 69 के आसपास पहुंचे। बाकी अगर कोई न्यूज़ आते तो दिक्कत देखने मिलेगी। गोल्ड सिल्वर एज सच मेजर ट्रेंड अपसाइड ही है, लेकिन रिसेंट टाइम में थोड़ा बहुत नीचे आए हैं आई थिंक। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ अभिषेक हमें अपडेट दें कि पिछले हफ्ते और क्या हुआ है, कोई कुछ फंडामेंटली कुछ चीज़ हमें दिखाई दी है या कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर हमें गौर करना है। ओवर टू यू अभिषेक। यस, क्विकली मैं बता देता हूँ कि अर्निंग सीजन जो हमारा एंड होते हुए आ रहा है Q2 का, एंड द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। अगर हम लोग देखे जाए तो या तो रिजल्ट अगर ठीक भी है तो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट इज नॉट गुड, या तो रिजल्ट खराब भी है और कमेंट्री भी खराब है। बात करी जाए तो अगर हम लोग टाटा मोटर्स का शेयर देख लेते हैं एक बार चार्ट, तो अगर चार्ट देखें, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लग रही है कि द स्टॉक इज़ डाउन नियरली 35 और 40% आई गेस फ्रॉम द हाई। और अभी-अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो हमने देखा है कि जो नंबर्स है वो बहुत खराब आई है, एंड द कंपनी इज़ होपफुल दैट उनका जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है कि मिड टर्म में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, बट करेंटली अभी उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत खराब है नंबर से। सो जिसके कारण से द स्टॉक हैज ऑलरेडी टेकन डाउन अ वेरी रफ बीटिंग, 800 पे आ चुका है। यहाँ पे एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि द कंपनी इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड ये जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक मुझे थोड़ा लग रहा था, बट सिंस द रिजल्ट इज दैट बैड मेरे को एक थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले लगते हुए नजर आ रहा है अभी।
टाटा मोटर्स में, अगर इसका चार्ट भी देखें एंड द नंबर्स आल्सो, ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है उस हिसाब से 600 टू 700, जैसे 700 तक का जो वेट है, वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अग्रेसिव सेल हो जाएगा। बट ऑटो हैज़ बीन डाउन सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो वो भी हमें एक चीज़ से नज़र रखना पड़ेगा कि प्राइसिंग हो जाती है फेयरली क्विकली। जब रिकवरी होता है उसके 3-4 महीने पहले ही बॉटम बन जाता है शेयर में। हमें ये चीज़ हमेशा हमने देखा है। सो अगर ये एफआईआई का जो सेलिंग है, which has been one of the core reasons for all the downward pressure on amongst all the big stocks, जो हम लोग देखते हैं कि जो निफ्टी के शेयर्स है उसमें जो डाउनवर्ड प्रेशर आया है वो प्राइमरीली एफआईआई सेलिंग के कारण आया है। When the selling starts, when the liquidity gets down, then no technical or fundamental will work. But हमें क्या करना पड़ता है as an investor is amongst the sharp selling and amongst the concern in the market, we should never forget what the fundamentals of the company looks like. और उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा जेएलआर का जो नंबर है इस पे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं थोड़े दिन में। सो ये सब चीज़ हमें कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे एक तरफ टाटा मोटर्स है जिसका नंबर्स खराब आया है, बट आई एम uh, according to me, the level at which the stock is trading right now looks fundamentally okay with limited downside, according to me. And the second thing was SBI. SBI का अगर हम चार्ट देखें, SBI has been one of the leading banks in terms of stock performance since COVID, and the stock has done phenomenally well. Even in this low, we are seeing कि ये एक लीडर की तरह उभर के आ रहा है। एंड एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो अभी हमारा जो डिपॉज़िट ग्रोथ है, जिसकी हम बात करते हैं बैंक्स में, और ये कंसर्न हमेशा से थोड़ा स्ट्रीट में अब बात होने लग गई है, डिपॉज़िट ग्रोथ में एक फॉल नज़र आते हुए हमें दिख रहा है। डिपॉज़िट ग्रोथ का मतलब प्राइमरीली ये होता है कि लोग अब अपना पैसा जो लिक्विड मनी होता है, वो कहाँ इन्वेस्ट करके रखना पसंद करते हैं। जितने भी अवेयरनेस हो रहे हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस, उसके कारण से हमें पहला पॉइंट मिलता है कि कभी भी सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा नहीं रखो। दूसरा, एफडी के तरफ में एक बहुत ही नेगेटिव मार्केटिंग हुई है। एंड जो टैक्सेशन है, अगर कोई भी 30% टैक्स ब्रैकेट में रहता है तो उसके लिए एफडी बहुत अनअट्रैक्टिव जैसा प्रोडक्ट बन जाता है, बिकॉज देयर आर प्रोडक्ट्स इन इक्विटी विच गिव्स यू 6-7% रिटर्न, बट सिंस इट्स इक्विटी का जो टैक्स है वो 10-12% है एट 1.25 lakhs प्रॉफिट एंड अबव लॉन्ग टर्म में। सो देर आर प्रोडक्ट्स एंड देर आर टैक्सेशन जिसके कारण से एफडी जितना आप अवेयर हो रहे हो, आप उतना एफडी और सेविंग्स अकाउंट से दूर जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है, जिनके पास पैसा है, उनके पास अवेयरनेस है, और उनके पास अवेयरनेस है, वो डिपॉज़िट नहीं करेंगे आगे जाकर। ये ट्रेंड हमें एसबीआई तक में दिखने मिल रहा है क्योंकि उनकी कमेंट्री आई है। Their the numbers are good, but their deposit growth is low now. It used to be around 15%. Now the growth has come down to 12-12.5%, which is a cause of concern because management itself is concerned about it. So ये एक चीज हमें आगे देख के चलना पड़ेगा कि how the stock reacts to the news. But it's not looking good according to me. Moving on from the numbers, एक नया आईपीओ जो डीआरएचपी फाइल जिसका हुआ था एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका लोन का काम है एंड फाइनेंसिंग का काम है, मैंने उसका एक्सटेंसिव रिसर्च किया था, एंड वन कंपनी विच आई थिंक इट इज वेरी क्लोजेस्ट टू इन टर्म्स ऑफ द लोन बुक साइज एंड एवरीथिंग इज श्रीराम फाइनेंस। सो जब मैंने श्रीराम फाइनेंस और उसका जब बुक चेक किया, आई हैड अ फ्यू couple of pointers that came out कि ये दोनों जो कंपनी है वो जैसे एचडीबी जो है अनलिस्टेड स्पेस में, वो लास्ट एक साल में वी हैव सीन अ 100% रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में, लास्ट एक साल पहले एचडीबी का जो अनलिस्टेड स्पेस में प्राइस था दैट वाज नियर अबाउट 650। आज के डेट में वो 1300 पर चल रहा है, विच इज 100% रिटर्न फॉर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। बट when we look at the upside, it has gone neck and neck with Shriram in terms of performance. बस आप जो अभी करंट डाउनफॉल है उसको अगर हटा दो तो नेक एंड नेक इन दोनों का परफॉर्मेंस चला है, बिकॉज दे हैव अ वेरी सिमिलर लोन बुक, ऑल्सो सिमिलर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। Revenue growth of HDB is near about 28%. Net profit margin is also similar. Both are ranging around 15%. Debt to equity is a matrix जिसमें again HDB is slightly worse off as compared to Shriram Finance. But एक चीज है जो है net non-performing asset NPA. NPA of Shriram Finance is very bad because of its auto shares. जो ये ऑटो को लोन देते हैं, ऑटो लोन बुक जो इनका है,
उसके कारण से इनका एनपीएस 6 to 7%, बट इफ यू लुक एट एचडीबी इट्स 2.1%. So मेरे हिसाब से if you look at the strength of HDB, it is clearly asset quality, it is higher liquidity. इनके पास liquidity बहुत है तो book इनका वैसे strong है. But when we look at Shriram, where Shriram is doing better is margin. So अगर आप दोनों का margin देखो तो Shriram has gone near about 15 to 18% also. HDB has not done that. और जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सब भी श्रीराम फाइनेंस का बेटर है. सो ये बहुत नेक एंड नेक मेरे हिसाब से चल रहा है जो अभी इसका आएगा आईपीओ. एचडीएफसी का है. सिंस एचडीएफसी का है, मेरे हिसाब से एक चीज हमें सर्टेन लेकर चलना पड़ेगा कि एचडीएफसी स्टॉक इटसेल्फ हैजंट परफॉर्म वेल एंड कंपनी इज लुकिंग टू गेट मनी, राइट, इवन इन दिस टफ टाइम. So मेरे हिसाब से कंपनी will give a very very fair valuation to the stock, to the IPO. It won't give a expensive valuation for HDB Financial Services. And वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ होने के chances हैं. And this is about the numbers of HDB Financial Services, Tata Motors and SBI. मूविंग ऑन, जैसे देवराज ने स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट हैज सीन वेरियस साइकिल्स, बट जो रीसेंट इन्वेस्टर्स है, रीसेंट ट्रेडर्स है, उन्होंने लास्ट 8 से 6 साल में मार्केट में कोई बड़ा या लंबा करेक्शन नहीं देखा है, टाइम करेक्शन नहीं देखा है, प्राइस करेक्शन भी लंबा नहीं देखा है जिसमें मार्केट ब्रेथ एंटायरली वीक हो जाता है. सिंस द डॉन ऑफ ह्यूज एसआईपी नंबर्स, वी आर subconsciously thinking that every dip is a buy and market will eventually recover. But इक्विटी में हमने ऐसे ऐसे फेजेस देखे हैं पहले. इफ यू लुक एट द चार्ट सिंपली आपको पता चलेगा कि कभी कभी 10-10 साल तक मूवमेंट नहीं था. रिसेंटली जो 2007 to 2014, दैट इज अराउंड 7 years, देयर वाज नो मूवमेंट इन दिस लाइक अपवर्ड मूवमेंट. सो ये सब फेजेस भी आते हैं एंड दिस टेस्ट्स द पेशेंट ऑफ एनी investor. Especially if you're not ready for it, then it is a very tough time for you. If you're not ready for a long term correction, you're not ready for it. But since you don't know other asset classes and how to merge asset classes, तो आप ऐसे waves में ऊपर नहीं निकलते हो. आप कहीं ना कहीं wrong decisions ले लेते हो, wrong bets ले लेते हो, and then you end up on the wrong side of the asset class. And as I am a certified financial planner and an advisor, financial advisor, वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनका हम लोग पूल ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम लोग मेक एंड मैनेज, वी डू बोथ. बट सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको एक तो पता नहीं रहता कि एसेट क्लासेस में डिफरेंशिएट कैसे करे, इन्वेस्ट कैसे करे, टाइम कैसे करे, तो दे एंड अप जस्ट बाइंग म्यूचुअल फंड्स. और मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स लेते हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स रहते हैं. और वो स्पेशली जब बैड टाइम्स आता है तो बहुत ही खराब परफॉर्म करता है और आपका जो भी गोल्स अलाइंड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उसमें आपको एक अंडर कॉन्फिडेंस नजर आता है, इवेंचुअली पुल आउट मनी. इस चीज को देखते हुए वी हैव डिजाइंड अ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. एंड ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, दिस हैज टॉपिक्स विच गोज फ्रॉम ऑल एसेट क्लासेस. हम लोग बॉन्ड्स का भी बात करते हैं, स्टॉक्स का भी बात करते हैं, and we talk about mutual funds also, we talk about real estate also, we talk about टैक्स प्लानिंग ऑल्सो. सो इसमें हम लोग पहले आपको सारे एसेट क्लासेस के बारे में बताते हैं, उनका नेचर के बारे में बताते हैं. देन वी टॉक अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक बॉन्ड्स ऑल्सो एंड रियल एस्टेट में भी कैसे क्या, जिससे आपको एक तो होता है कि सारे जो भी एसेट क्लासेस है उनको उनमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, और आपको एक वो मिल जाता है कि ओवरऑल आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हो. फिर टैक्सेस में भी जाते हैं हम लोग, मार्केट रिस्क के बारे में भी समझाता है, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विथ व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क दैट you might have to face and your portfolio might have to face. And then we finally also get into how to tactically manage your asset class, rebalance your asset class. And the most important topic is the behavioral finance part when you are having your own portfolio. तो हम लोग ये सब चीज को कवर करते हैं. ये कोर्स 6 क्लासेस में होंगी, 6 क्लासेस ओवर 3 वीकेंड्स, और इसमें हम लोग ये सारे चीज कवर करेंगे. विल गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, हाउ टू डू इट, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. और ये क्लासेस 2 to 3 आवर्स के रहेंगे जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएगी. एंड बेस्ट पार्ट रहेगा, आपको हमारा सपोर्ट हमेशा मिलते रहेगा. सो दीज आर द थिंग्स जिसके बेसिस पे हमने कोर्स बनाया है. सिंस इक्विटी इज नॉट एवरीथिंग, वी थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट ऑल द एसेट क्लासेस, एंड जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वेल वर्स किया जाए सब एसेट क्लासेस से. So this we made, and I hope if you like, you can
Enroll for the same, the fees is 3,999 only, and it's a very value for money course, and you should definitely look into it. तो दोस्तों अभिषेक ने जैसे अभी आपको समझाया, काफ़ी एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स बनाया उन्होंने। अभिषेक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, CFP, ये एक इंटरनेशनल कोर्स होता है। और जो भी ये करिकुलम में बताया गया है वो उनका एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये। तो आई होप जिनको भी ये वॉलेटाइल मार्केट से, जिनको लगता है कि ये मार्केट सिर्फ वन वे जाते हैं, वैसा नहीं है। जब आप ये कोर्स करोगे तो आपको काफ़ी सारे डेटा पॉइंट भी मिलेंगे और अपने आप से आप सक्षम हो जाओगे कि आप अपना एसेट क्लास किस हिसाब से एक अपने ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान कर सकते हो। तो आई होप आप इस चीज़ को एनरोल करोगे। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, फ़ोन नंबर्स है, और आप व्हाट्सएप पे भी इंक्वायर कर सकते हैं जिसको भी जानकारी और फर्दर चाहिए। और एक लास्ट चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी हमने चार्ट स्टडी सीखा है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल लगा के बताता हूँ, अगर आपको उससे हेल्प मिली है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका है या मेरा जो नज़रिया है, उसमें हमने आपके लिए क्या रोल प्ले किया है। चाहे चाहे वो इम्प्रूवमेंट हुआ हो आपके लिए, कि अगर आपने देखा कि करेक्ट वे में टेक्निकल चार्ट पैटर्न कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ उसको लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। या फिर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो फिर हम उसके ऊपर फर्दर वर्क भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे एज यूजुअल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।